गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुजात अली और मैं बेसिकली भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। और मैं क्लास 11th और 12th के बच्चों को बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ सिंस लास्ट 2021। और क्योंकि धीरे धीरे दुनिया डिजिटलाइज हो रहा है, धीरे धीरे बच्चे सब ऑनलाइन फॉर्मेट में आ रहे हैं, कोई कोई बच्चे ऑफलाइन ना जाके घर में ही रह के पढ़ते हैं, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मेरे स्किल को, मेरा पढ़ाई का जो लेवल है उसको धीरे धीरे क्यों ना डिजिटलाइज किया जाए। इसके लिए मैंने अभी अभी एक यूट्यूब चैनल खोला है और मैं ऑफलाइन भी जाता हूँ, पर मैंने सोचा कि कुछ मतलब क्या, मेरा जो खाली टाइम बच जाता है उसमें से कुछ टाइम मैं इन्वेस्ट करूँ किसमें, ऑनलाइन एजुकेशन में। और मैं फ़िलहाल बच्चों को पूरा बेसिक से लेके एंट्रेंस लेवल तक पढ़ाऊँगा। और आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आप सब्सक्राइब करने के बाद डेली वीकली बेसिस में मैं क्लास छोड़ता जाऊँगा और आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। अगर कोई बच्चा कोई मतलब कोई अगर ड्रॉपर भी है तो वो धीरे धीरे मेरे जैसे वीडियो अपलोड होते जाएंगे, वो अपना क्या कर सकता है ना, अगर सोच लेते कोई एक कॉन्सेप्ट पे लैग रहेगा वो तो वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकता है। नहीं तो लेकिन कोई अगर बच्चे को फिज़िक्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई बच्चा 10 से जस्ट 11th को आया, तो वो आराम से क्या करता है, मैं वीकली ज़्यादा से ज़्यादा आधा आधा घंटा का 2-3 वीडियोज़ अपलोड करूँगा। वो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ जुड़ सकता है और धीरे धीरे इस सफ़र को हम आगे बढ़ाएंगे। और क्या है ना, पूरा बेसिक से हम पूरा एंट्रेंस लेवल तक लेके जाएंगे। तो बच्चा क्या होता है ना, फिज़िक्स पढ़ने से पहले बच्चे का मैथमेटिकल फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई बच्चा, क्योंकि 10th का जो साइंस होता है, 9th 10th का, और 11th का जो साइंस होता है, या फिर फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें बहुत फ़र्क आता है। तो बच्चे को पहले हम क्या कराते हैं, अगर कोई एक बच्चा 10th पास आउट करके 11th को आता है, तो वहाँ पे बच्चे को क्या किया जाता है ना, उसका पूरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किया जाता है रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि फिजिक्स जो चैप्टर है उसका लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में लैग कर जाता है तो उसको फिजिक्स समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैं अभी क्या करूँगा, क्लास 11th का भी मैं नया क्लासेस शुरू करूँगा, क्या क्लास 12th का भी मैं करूँगा, पूरा यूनिट 1 से यूनिट लास्ट यूनिट तक धीरे धीरे एक एक वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। और जो बच्चे जस्ट 10 से 11th आ रहे हैं तो वो आराम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पूरा बेसिक से बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे धीरे, जितना ज़रूरत उतना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। और बेटा फिज़िक्स जो होता है ना, वो होता है क्या, सोचने का चीज़। तो आप जितना अपने माइंड के ऊपर फोकस करोगे, जितना मतलब माइंड चलाओगे, फिज़िक्स उतना होता जाएगा। अब मतलब रटी रटाई चीज़ फिज़िक्स बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या चूज़ किया है, पहले आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से मुझे स्ट्रॉन्ग कराना है, फिर जाके आप क्या कर सकते हैं ना, फिज़िक्स को पकड़ सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में सोच लीजिए आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं बताना आ रहा, किसी का ट्रिगोनोमेट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, तो फिज़िक्स एक ऐसा चीज़ है, आप सोच लीजिए मैथमेटिक्स का कोई थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे वो वही चैप्टर, वही फार्मूला, वही सब यूज़ होगा। लेकिन फिज़िक्स एक इकलौता चैप्टर है या फिर इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें हम बोल सकते हैं क्या, मगर सोच लीजिए हम यूनिट थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री भी आ सकता है, ज्योमेट्री भी आ सकता है, अलजेब्रा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा क्या होगा ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि बच्चों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो पहले हमें वो सीखना पड़ेगा, देन हमें फिजिक्स की ओर चलना पड़ेगा। तो हमें क्या करेंगे ना, पहले बच्चे लोग आपका डाउट सॉल्व होने के लिए या फिर आपका फंडामेंटल अच्छे से क्लियर कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको बेसिक मैथमेटिक्स 2-4 क्लास में ख़त्म करूँगा। फिर हम धीरे धीरे किसकी ओर जाएंगे, हम जाएंगे फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। हो गया ना, ठीक है, पूरे बेसिक से जा रहे हैं हम। आप लोग जो जो 9th 10th में पढ़े हो, सिर्फ और सिर्फ हम उसको रिपीट करेंगे। अगर आपका वो चीज़ क्लियर है तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो चलेगा, आराम से आप दोबारा देख सकते हो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी बच्चा अगर मैथमेटिक्स में वीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का चीज़ है, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को याद कर लो, कोई भी आप एक किताब खरीद लो, उसके स्टार्टिंग में आप देखना बेसिक मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स किताब के स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स होगा, तो आप उसको कर लो। ज़्यादा डीप डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से करना है, आराम से फिर फिजिक्स आपको ईजी लगने लगेगा। हो गया ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये जो बेटा बेसिक मैथ्स है, इसको क्या किए हैं ना, हम 3-4 हिस्से में डिवाइड कर दिए हैं। पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है ना बेटा, अलजेब्रा,
फिर किसके बारे में पढ़ना है ना बेटा, ज्योमेट्री। फिर किसके बारे में पढ़ना है ना बेटा, ट्रिगोनोमेट्री। फिर किसके बारे में पढ़ना है ना, कैलकुलस। बेटा उसको क्या बोला जाता है, कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या आता है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अलजेब्रा तो आपने पढ़ा ही होगा, आपका 9th हो गया 10th हो गया, आपके बुक को 2 हिस्से में बांटा जा रहा था, जहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल ये वो, क्यूब का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला, ये वो सब चल रहा था। वो किसके रिगार्डिंग आ रहा था, अलजेब्रा के रिगार्डिंग। फिर जैसे ट्रायंगल आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, सर्कल आ गया, फिर प्रिज्म आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो सब किसके रिगार्डिंग आता था, ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। फिर आप जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ते थे, कोई भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेते थे, फिर उनका हम क्या करते थे ना, 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालते थे, साइन कॉस टैन, वो सब जो हो गया, वो सब किसके रिगार्डिंग आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक के रिगार्डिंग। बेटा ये तीनों के तीनों चीज़ आप अपने क्लास 10th में पढ़े हो, इसके लिए हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मुद्दा रहेगा वो किसके रिगार्डिंग रहेगा, कैलकुलस के रिगार्डिंग। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये बहुत लेट में आएगा, पहले बेसिकली हम इसको ख़त्म करते हैं, फिर आगे चलेंगे। बेटा हमें इसके लिए कुछ कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, जैसे कि आपको आ रहा है, मुझे पता है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ ना, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। जो सुनो, मैथमेटिक्स में हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़नी है, वो सब पढ़ाएंगे मैथ्स के टीचर। हमें क्या क्या लेना है, जो चीज़ फिजिक्स में यूज़ हो रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देंगे। बेटा पहला फॉर्मूला है, हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ना, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फॉर्मूला क्या है बेटा ना, अगर a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी होता है, ये क्या हो जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा 4ab। ये क्या हो जाएगा 4ab। और पांचवा क्या है ना, a प्लस बी का होल क्यूब। बेटा ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हो गया ना। यही अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके काम में आ सकते हैं। आपको भी पता है, यहाँ पे एक वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे एक वैल्यू पुट करना है, किसी को a लेना है, किसी को b लेना है, वहाँ पे पुट करना है, आंसर आपका आराम से निकल जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कहीं कहीं पे यूज़ होता है, ज़्यादा जगह पे यूज़ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ। बात क्या है ना कि आप लोग जैसे 8 से 9th को आए, 9 से 10th को आए, आपको भारी मज़ा लगा, फिर आप धीरे धीरे आप अपना रिजल्ट देखोगे, कोई 95%, कोई 96%, कोई 80%, कोई 85%, निया धुआं मार्क रख रहे हैं सब। इसका मतलब आप समझो कि मतलब क्या, आप अगर उसी कॉन्फिडेंस में रहे ना, और आप सोचे कि हाँ मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ, हाँ मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, और क्लास 11th में अगर मैं कोई कम लेबर करूँ तो हो सकता है, या फिर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहना कि मेरा इतना परसेंटेज ऑफ मार्क रहा है, ये हो जाएगा। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि क्लास 10th 9th का फिजिक्स और क्लास 11th के फिजिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, एक सडन जंप लेना पड़ता है, और पढ़ाई क्या होता है ना, सडनली बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या होगा ना, टीचर के साथ हमेशा जुड़ के रहना होगा। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आपको हमेशा टीचर के साथ जुड़ के रहना है। डाउट्स आएंगे ही आएंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो क्लास 10th में आपने सीखी होंगी, वो भी यूज़ होंगे। उससे कई ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने बिल्कुल पढ़ी नहीं होंगी, उसके बारे में भी यूज़ होगी। तो ऐसे ऐसे करके हम जाएंगे। और आप ध्यान में ये रखना है कि आपको डे 1 से ही मतलब क्या मेहनत करना शुरू कर देना है। जो पढ़ाया जा रहा है उसका सेल्फ स्टडी हो गया, उसका असाइनमेंट हो गया, ये सब आपको करना ही करना है। सोच लीजिए मैं आज कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ,
आप क्या किए, वो टॉपिक को पढ़ लिए, उसका नोट्स बना लिए, फिर आप क्या किए ना, बुक खोले, उसी टॉपिक के रिगार्डिंग 2-4 एग्जाम्पल हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, एमसीक्यू हो गया, एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, धीरे धीरे करके आपको उसको हैबिट डाल के जाना है। सोच लीजिए मैं पहला चैप्टर ख़त्म करूँगा, फिर दूसरा जाऊँगा, आपको क्या ना, जैसे ही आप दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, आपको हर 7-8 दिन में पहला चैप्टर का एमसीक्यू हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, एंट्रेंस क्वेश्चन हो गया, उसको बार बार रिपीट करते जाना है। नहीं तो बच्चा क्या होता है, अगर कोई एक चैप्टर को 1-1.5 महीना पढ़ना छोड़ देता है, फिर वो भूल जाता है उसे। तो हमें ऐसे ही, जैसे सोच लीजिए मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर आप मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो, फिर मैं जैसे ही सेकंड चैप्टर को जाऊंगा, सेकंड चैप्टर तो हम रिवीजन करेंगे ही, साथ ही साथ आपको क्या करना है ना, फर्स्ट चैप्टर का हर 10-15 दिन में एक बार रिवीजन लगाना है। फिर थर्ड को जब जाएंगे, फिर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, उसका वैसे रिवीजन लगाना है। अगर आप ऐसे करके नहीं पढ़ोगे बेटा, फिजिक्स कभी भी आपका नहीं होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स क्या है ना, वो रटी रटाई चीज़ बिल्कुल नहीं है, रटी रटाई चीज़ वो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग कैसे होगा बेटा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन होने से आपको आपका जो टाइम टेबल है वो धीरे धीरे सेट होता जाएगा, फिर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाके होगा। चलिए देखते हैं, क्या देखेंगे ना, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। बेटा क्या है ना, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। बेटा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमें 2 तरह का पता है। क्या ना, एक है लीनियर इक्वेशन, एक क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन, और बेटा एक क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या है बेटा, और एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सुन, एक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन जो जिस तरह का भी इक्वेशन देखेगा उसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल होगा, कुछ कांस्टेंट्स होंगे। तेरे को क्या करना है ना, आखिर में वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के साथ हो सकता है, 2 वेरिएबल्स के साथ भी हो सकता है। सोच लेते हैं कि कोई एक इक्वेशन 1 है, 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9। यहाँ पे क्या ना, ये जो x है और ये y है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, और ये 2 और 3 इसके कोएफिशिएंट बन गए, और 9 हो गया क्या, उसका कांस्टेंट। बेटा अगर 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों के दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए भी हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। सोच लेते हैं कि हम इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। इक्वेशन 2 कुछ है, 3x + 7y = 21। तो अभी क्या करना है बेटा, ये इक्वेशन दोनों के दोनों को देख, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। अभी तो याद कर, 9th 10th में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तूने पढ़ा था कुछ एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेटा वो मैथमेटिक्स था करके तू 3 तरह से पढ़ा था। हमारा वैसे कुछ काम ही नहीं, हम क्या चूज करेंगे, जो हमें सबसे ईजी होगा। हमें सबसे ईजी क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है ना, x का कोई एक कोफिशिएंट हो गया, y का कोफिशिएंट, सॉरी x का सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 1 का x का जो कोफिशिएंट है हम उसे इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बेटा, इसका जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 3, हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ ना, 3 होल इंटू 2x + 3y = 9, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 होल इंटू 3x + 7y = 21। तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है ये बन जाएगा 6x + 9y = 27। ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा 6x + 14y = 42। अब क्या करेंगे ना, हम इनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन जैसे करेंगे क्या होगा ना, साइन बदल जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल। तो 9 14 6 सॉरी 5 -5y = 27 -15, ये कितना हो जाएगा -15। तो बेटा y का वैल्यू कितना हो जाएगा
ना 15/5 दैट इज इक्वल्स टू 3। और यही अगर कोई बोलेगा कि सर x का वैल्यू बताओ, तो बेटा इसका वैल्यू लेके कहाँ पे पुट कर देना है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। 2x + 3y कितना है 9, तो या तो इसमें पुट कर या तो इसमें पुट कर। सोच ले मैं यहाँ पे पुट कर दिया, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, बेटा इक्वेशन क्या 1 क्या हो जाएगा ना, y का वैल्यू मिला है 3, तो 2 होल इंटू एक्स प्लस 3 होल इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो बेटा ये जो 2x कितना हो जाएगा 0, 2x कितना हो जाएगा 0, तो फिर x कितना हो जाएगा 9 - 9 इक्वल्स टू 0, तो x भी हो जाएगा 0, x कितना हो जाएगा 0 हो गया। तो ऐसे करके हम हमेशा याद रखना है, अगर कहीं भी हमारे पास आएगा ही आएगा। अब देखना अभी नहीं आएगा तो चौथे चैप्टर में आ सकता है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप देखोगे बिल्कुल किसी ना किसी चैप्टर में उसका कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। तो अगर ऐसा आया तो हम क्या करेंगे ना, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आराम से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर तुझे ये लिखना है तो पॉज करके आराम से लिख सकता है। मेथड बराबर है क्या, x हो या y हो, इसका कोफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले इक्वेशन के x कंपोनेंट या सॉरी x कोफिशिएंट या y कोफिशिएंट को तेरे को इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। और हाँ, कोई भी अगर एक ऐसा इक्वेशन दे रहा है तुझे पता कैसे करना होगा कि उसका ऑर्डर क्या है। बेटा लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं ना, जहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना होगा 1। तो यहाँ पे देख x का पावर भी 1, y का पावर भी 1, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा ना सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बनेगा ना जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होगा 2। तो जैसे कि सर कैसे लिख सकते हैं ना, हियर मैक्सिमम पावर क्या होगा 2, मैक्सिमम पावर 2 होगा मैंने उसका जनरल इक्वेशन क्या है ना बेटा, उसका जनरल इक्वेशन कुछ ऐसा ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x क्या होता है वेरिएबल, a और b उसके क्या होते हैं कोफिशिएंट, और c होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो वेरिएबल है हमें उसका वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन ईजी है, आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो, आराम से उसे लगा देना। अगर नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला लगा देना, और इस फॉर्मूला में आंसर आना ही आना है। क्या फॉर्मूला है ना, x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac का √/2a। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे देखिए -b प्लस और माइनस, इसका मतलब क्या ना, प्लस में एक वैल्यू आएगा माइनस में एक वैल्यू आएगा। तो जो दो वैल्यूज आएंगे x के उसको क्या बोला जाता है ना, x का रूट्स। तो हम क्या बोलेंगे ना, रूट्स ऑफ ए इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेटा इक्वेशन के रूट्स क्या बन जाएंगे ना, बेटा पहला रूट बन जाएगा दैट इज -b प्लस b² माइनस 4ac का √/2a। तो सर दूसरा रूट क्या बन जाएगा ना, दूसरा रूट बन जाएगा ना -b माइनस b² माइनस 4ac का √/2। तो होगा क्या, यहाँ पे सुन, ये जो दोनों के दोनों रूट्स आए इसका मतलब समझ, सोच ले। देखिए तो मैथमेटिक्स है बेटा, मैथमेटिक्स में इमेजिनरी नंबर भी पॉसिबल है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। कहाँ वहाँ कुछ कुछ जगह पे है, लेकिन वरना हर जगह पे तो नहीं है। अभी सोच ले, मेरे पास एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन के हिसाब से वेरिएबल आ गया टाइम। क्या आ गया टाइम। तो तू देख रहा है कि ऐसा एक तेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जहाँ पे x के जगह पे क्या होगा टाइम। तो सोच ले टाइम के, वैसे ही टाइम के दो वैल्यूज निकलेंगे, एक t1 और एक t2। सोच ले इसका वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका वैल्यू नेगेटिव आया, तो क्या हो जाएगा। तुझे पता है टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम के भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे हम, उसके दूसरे वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, जो सा वैल्यू पॉजिटिव होगा हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उसी वैल्यू को कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। तो सुन ले बाबू, उसी हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इक्वेशन लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तेरे पास कोई एक इक्वेशन है 3x² माइनस 7x + 4 इक्वल्स टू 0। तो तेरे को क्या करना है
ना इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? जब अभी देख, तेरा ए मिल गया 3, बी मिल गया -7 और सी मिल गया 4। तो कोई अगर बोलेगा कि सर इसका इक्वेशन निकाल, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x1 का वैल्यू लिखूँगा, यहाँ पे x2 का वैल्यू लिखूँगा। फॉर्मूला मेरे को पता है, x1 क्या हो जाएगा, -b प्लस बी स्क्वायर -4ac का रूट ओवर बाई 2a। सर उसका दूसरा वाला रूट क्या हो जाएगा ना, वही -b स्क्वायर -4ac का रूट ओवर बाई 2a। अभी क्या करना है, तेरे को वैल्यू आगे दिख रहा है, सीधा लाके इधर से इधर पुट कर देना है। जैसे कि बेटा ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 49। बेटा 7 - 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 4 बेटा ए कितना है 3 और सी कितना है बेटा 4, इसका रूट ओवर बाई 2। ए कितना है 3। यहाँ पे देख ले x2 कितना हो जाएगा वही -b मतलब माइनस माइनस हो गया +7 माइनस बेटा बी स्क्वायर माने 49, बी स्क्वायर माने 49, 4ab बेटा 4ab हो जाएगा 4, 3 × 4 का रूट ओवर बाई 2a। हाँ ना बोल भाई। तो x1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट रूट बेटा 7 प्लस ये 4 3 12 4 48 बेटा 1 का रूट ओवर हो जाएगा भाई 6। और ये जो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, 7 - √1/6। तो इसका एक आंसर आ गया बेटा, एक हो सकता है 8/6 और एक हो सकता है ना 6/6। हो गया ना। ये आंसर इसका आ जाएगा 4/3 और दूसरा रूट आ जाएगा क्या 1। तुझे समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है देख, मैंने और रैंडमली कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिया, ये किताबी एग्जाम्पल नहीं है, रैंडमली मैंने एक एग्जाम्पल लिया और मैं देख रहा हूँ कि दोनों का वैल्यू क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है लकीली। समझ रहा है ना। अभी क्या होगा, सोच ले कुछ अगर इधर उधर हो जाता और दोनों में से किसी एक रूट का वैल्यू नेगेटिव आ जाता, तो अगर सोच ले वहाँ पे डिस्टेंस है, वहाँ पे मास है वेरिएबल के जगह पे, वहाँ पे टाइम है, तो तुझे क्या करना है ना, तुझे नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देना है, पॉजिटिव को कंसिडर करके आगे चलना है। अगर तुझे समझ में नहीं आया है, 10th में तूने इतना कुछ नहीं सीखा है, तो कर ले इसे। तो क्या हो गया इतना सीखने के बाद तेरा अलजेब्रा क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, और इससे ज़्यादा वैसा कुछ आएगा भी नहीं, कहीं पे नहीं वैसा कुछ नहीं आ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स ऑफ इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन यही सब आता है। फिर क्या होता है ना, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बहुत सारा चीज़ होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, कुछ कुछ थ्योरम्स होते हैं, सर्कल होता है, स्पीयर होता है, ये वो ज़्यादा कुछ तुझे याद नहीं रखना है। तुझे जो जो फॉर्मूले सब पढ़े हैं तू ऑलरेडी पढ़ चुका है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसका क्या कर रहा हूँ, मैं उसका वैल्यू लिख रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। एक एक तरह से, जैसे सोच ले ट्रायंगल्स हैं, तूने 3-4 तरह के ट्रायंगल्स पढ़े होंगे। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता था, एक आइसोस्केल ट्रायंगल होता था, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था। लेकिन हमारा जितना काम हम उतना पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सोच ले बेटा, पहले हम क्या करेंगे ना, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ट्रायंगल्स के बारे में। तुझे हर एक चीज़ बीट बाय बीट समझना है। और यहाँ से तू लैग कर गया माने गया, यहाँ से तू लैग कर गया मैंने गया। अभी तेरे को यही चीज़ देखना है कि बार बार इक्वेशन मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, यही सब चीज़ बार बार आना है बेटा। ट्रायंगल्स में हमें आइसोस्केल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसे हम किस में पढ़ लेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बेटा क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? देख, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है ना बेटा, कोई एक ट्रायंगल होता है, उसका नाम हम दे देते हैं ABC। बेटा उसका हर एक का साइड बराबर होता है, और हर कोना कितना होता है 60 डिग्री। कितना होता है बेटा 60 डिग्री। हो गया ना।
अगर किसी एक साइड को तू ए ले लेगा, किसी एक साइड को कितना ले लेगा, ए ले लेगा, तो तेरा ये जो पेरीमीटर है, कितना, पेरीमीटर माने क्या होता है, टोटल लेंथ, ए 3a हो जाएगा। और बेटा हर एक वर्टिसेस से बेटा अगर हम क्या करेंगे ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हम उसका नाम क्या दे देंगे ना, मीडियन। क्या दे देंगे, मीडियन। हो गया ना। तो यहाँ पे देख ए डी एक मीडियन हो गया, बी ई एक मीडियन हो गया, और सी एफ एक मीडियन हो गया। और देखे ये तीनों के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को छू रहे हैं बेटा, उसको बोला जाता है सेंट्रॉइड। क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे हम थोड़ा क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं, या फिर तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देख कोई अगर बोलेगा कि मीडियन का लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ मीडियन, बेटा क्या हो जाएगा ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेटा ए डी जितना होगा बी ई भी उतना होगा, सी एफ भी उतना होगा। तो किसी एक का वैल्यू निकाल दे, ये हो जाएगा क्या। अभी तो देख ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी डी, बेटा हाँ और एक प्रॉपर्टी तुझे याद रखना है, क्या ना, ये जो मीडियन है ये आके जिस पॉइंट पे टच करेगा ना, वो सामने वाले साइड को क्या करेगा, दो हिस्से में तोड़ देगा। तो अगर ये टोटल ए है तो बेटा ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2, और ये वाला साइड कितना है, ए है। तो यही ट्रायंगल में तू क्या कर ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो तू बोलेगा कि सर ये जो ए डी है, ये क्या है, ये जो ए डी है वो कितना हो जाएगा ना सर, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ए का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, a/2 का कितना हो जाएगा ना, a स्क्वायर बाई 4। बेटा ये बन जाएगा 4 - 3 मतलब 3a² बाई 4 का रूट ओवर। तो आंसर आ जाएगा √3a/2। आंसर कितना आ जाएगा, √3a/2। तुझे ध्यान रखना है बेटा, लेंथ ऑफ द मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3a/2। अभी सुन, मैंने मीडियन निकाल दिया, अभी मैं तेरे को कहाँ पे रुका था, एरिया पे रुका था। तो कोई अगर बोलेगा कि सर एरिया कितना है, तुझे बेटा पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू। अभी देख इसी ट्रायंगल का हाफ को हाफ मैंने लिख लिया, अभी बेस के जगह में उसका साइड लिख सकता हूँ ए, और बेटा हाइट के जगह पे मैं मीडियन का लेंथ लिख सकता हूँ कितना ना, दैट इज √3a/2। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, मिला जुला के ये हो जाएगा √3a²/4। हो गया ना। मुझे पता है तुझे आता है, फिर भी अगर किसी चीज़ में लैग है तो थोड़ा रिवाइज कर देना, अच्छी बातें होती हैं। और क्या, अगर मैं बेसिक मैथ्स कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मैं क्यों ही छोड़ूं, हर एक छोटी छोटी चीज़ को मैं क्या करूँगा, साथ में लेता चलूँगा। और देख और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कोई पूछे कि लेंथ ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम ईच वर्टिसेस, बेटा ईच वर्टिसेस से सेंट्रॉइड का दूरी कितना होगा। अभी ये देख, ये वर्टिस जो सेंट्रॉइड का नाम मैंने क्या दे दिया, जी। तो ए से यहाँ तक इस वर्टिसेस से इधर का दूरी कितना हो जाएगा ना, ए जी, ये हो जाएगा कितना ना, सी जी, ये कितना हो जाएगा ना, बी जी। समझ में आ गया। तो यही लेंथ तेरे को चाहिए। अभी तो क्या कर अभी इस वाले ट्रायंगल को देख, इन ट्रायंगल GBD, इन ट्रायंगल GBD, बेटा देख ये जो लाइन है ये क्या करता है ना, इस एंगल को क्या करता है, पूरा बीच में से इंटरसेक्ट करता है। अभी सुन, ये टोटल एंगल कितना है 30, तो अगर ये इसे बाइसेक्ट करेगा तो ऊपर वाला बन जाएगा 30, नीचे वाला बन जाएगा अभी क्या 30। तो तेरे को क्या करना है ना, तेरे को BG निकालना है। अभी BG तूने निकाल दिया तो AG भी निकल जाएगा, CG भी निकल जाएगा। तो तू क्या करना, यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्री का छोटा सा रेशियो लगा दे। क्या तुझे चाहिए BG, तो तू क्या कर ना, tan 30 डिग्री लगा दे। बड़ा इसी ट्रायंगल में क्या कर, tan 30 डिग्री लगा दे। tan 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/B। क्या हो जाएगा, सॉरी
ये tan ना लगा तो इधर b है, ये तो cos 30 डिग्री लगा दे। क्या लगा दे बेटा? cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, b बाई एच। क्या हो जाएगा? b बाई एच। तो b मतलब bd, h मतलब bg। बेटा तेरे को चाहिए क्या ना? सर मेरे को bg चाहिए। तो bg कितना हो जाएगा ना? bg हो जाएगा ना bd बाई cos 30 डिग्री। तो bd का वैल्यू तेरे को ऑलरेडी पता है ना, a बाई टू। बेटा cos 30 का वैल्यू कितना है तेरे को ना, दैट इज इक्वल्स टू √3/2। क्योंकि साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। 45 का 1/√2, 60 का √3/2। तो ये उलट जाएगा जस्ट। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, √3/2। तो बेटा 2 को 2 कट गया, तो खाली बचा क्या? तो अगर कोई तेरे को पूछे कि लेंथ ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम ईच वर्टिसेस, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा ना, दैट इज a/√3। दैट इज a/√3। तो बेटा सेंट्रोइड से हर एक वर्टिसेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका लेंथ हो जाएगा a/√3 या फिर 1/√3 टाइम्स द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो आज के क्लास में बेटा यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से फिर हम अदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हैं, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद फिर क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा, फिर स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रापिजियम हो गया, सर्कल हो गया, ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक सिलेंडर हो गया, फिर स्पीयर हो गया, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए ज़रूर, अगर आपको वीडियोस समझ में आ रही हो, पढ़ाई समझ में आ रही हो, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही मेरा वीडियोस आता जाए आप धीरे धीरे उसे देखते चलिए। थैंक यू।